मधुबनी जिले के तरफ से तेज रफ्तार से एक मोटरसाइकिल आ रही होती है। उस पर एक नवयुवक बैठा होता है और वह मधेपुर थाना के तरफ जा रहा होता है। इसी बीच एक सुनसान जगह पर उसके मोटरसाइकिल पर गोलियों का तरतराहट होने लगता है और वह गोली जो है उस युवक को भी लग जाता है। वह युवक वहीं पे गिर जाता है, छटपटाने लगता है। तब तक गोलियों का आवाज सुनकर वहां आसपास के लोग एकत्रित हो जाते हैं और जो गोली चलाने वाला होता है वहां से फरार हो जाता है। अब जो है उस युवक से ये लोग उसका पता पूछते हैं और आनन फानन में इनके परिजनों को उसकी सूचना दी जाती है। इस युवक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दरभंगा के एक हॉस्पिटल में इसे भर्ती कराया जाता है। और जब यह मामला का FIR होता है, पुलिस इसमें तहकीकात करने लगती है और जो सच्चाई सामने आता है वह सच्चाई जानकर रूह कांप जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अपने ही अपनों का कत्ल कैसे कर सकता है, एक पत्नी ही पति का हत्या कैसे करवा सकती है, एक भाई ही भाई का हत्या कैसे करवा सकता है। तो आज मैं इसी कहानी को आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं। इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी बिहार के मधुबनी जिले का है। दरअसल मधुबनी जिले से एक थाना लगता है मधेपुर और इसी मधेपुर थाना से एक गांव लगता है सुंदर बिराजित। यह इसी सुंदर बिराजित गांव की कहानी है। दरअसल इसी सुंदर बिराजित गांव में विनोद कुमार यादव का एक परिवार रहता है और यह परिवार बड़ा ही खुशहाली ढंग से अपने समय को काट रहा होता है। इस परिवार में सभी चीज की पूर्ति बड़े ही आराम से होते हैं, कमाने वाले की भी कमी नहीं रहती है और किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। विनोद कुमार यादव की जो पत्नी होती है वह जन वितरण प्रणाली का जो दुकान होता है उसका संचालिका होती है, वह कोटा बांटती है। घर के आवश्यक पुरुष परदेश रह के कमाते हैं, सब चीज ठीक ठाक चलता है। लेकिन इसी बीच जो है विनोद कुमार यादव जो इस जन वितरण विक्रेता के पति होते हैं, वह किसी कार्य के वजह से मधेपुरे जो थाना है वहां पर वह जा रहे होते हैं किसी कार्य से। और इसी बीच जो है एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक उनको गोलियों से छलनी कर देता है और वहां ग्रामीण जुटते हैं और ग्रामीण जब जुटते हैं और उनके परिजनों को सूचना दी जाती है तो परिजन जो है आनन फानन में वहां पहुंचते हैं और वहां से हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। दरभंगा के एक निजी अस्पताल में विनोद कुमार को भर्ती कराया जाता है और 19 अक्टूबर 2023 को एक FIR विनोद कुमार के भाई मनोज कुमार यादव के द्वारा अननोन व्यक्तियों पर दर्ज कराया जाता है। कारण कि आखिर गोली मारा कौन है इसकी जानकारी नहीं होती है तो अननोन FIR ही दर्ज होगा। अब जो है आगे पुलिस के पास जब यह घटना जाती है या FIR होता है तो पुलिस इसमें तहकीकात करने लगती है और यह बड़ा मामला होता है, इसलिए इसका देख रेख जो है झंझारपुर HDPO अशोक कुमार करने लगते हैं और अशोक कुमार HDPO और वहां के SP के द्वारा एक टीम गठित किया जाता है और वह टीम मानवीय बल और वैज्ञानिक तरीके से
इस हत्या के गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करने लगते हैं। अब जो है इस हत्या के गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करने लगते हैं, तो इसी बीच जो है अब कहीं ना कहीं से पुलिस को इनके परिजनों पर संदेह होने लगता है। संदेह होने का कारण होता है कि परिजन के तरफ से पुलिस का कोई भी सहयोग नहीं किया जा रहा था। तो पुलिस को यह लगता है कि आखिर जब इसका हत्या हो गया तो यह परिवार हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रहा है अपराधियों को पकड़वाने में। अब जो है पुलिस इस परिवार पर ही दबिशें बढ़ानी प्रारंभ करती है, और जब दबिशें बढ़ती है तो इसमें सरोज कुमार यादव, जो मृतक के छोटे भाई होते हैं, इनका उम्र लमसम 28 वर्ष के आसपास होता है, इन्हें पुलिस थाने पर ले जाती है और सरोज कुमार के मोबाइल को पुलिस ले लेती है। मोबाइल में तमाम वो चीजें का तहकीकात पुलिस करती है, तो पुलिस पाती है कि इनके फोन पे से अमुक व्यक्ति को जो है कुछ पैसे ट्रांसफर किए गए और पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, और पुलिस अब तहकीकात करने लगती है कि वह व्यक्ति दूसरे जगह का है, दूसरा व्यक्ति है, कोई रिलेशन नहीं है, और इतना पैसा ट्रांजैक्शन किया गया है। एक बार 30,000 रुपये ट्रांजैक्शन किया गया होता है, एक बार 40,000 रुपये ट्रांजैक्शन किया गया होता है। अब जो है पुलिस और शक्ति जो है बढ़ाती है सरोज कुमार यादव पर। जब पुलिस अपनी दबिशें बढ़ाती है, पुलिस जब सख्ती करती है, तो सरोज कुमार जो है ज्यादा देर तक पुलिस के पास अपने आप को रोक नहीं पाता है और सारी सच्चाई बयां कर देता है। और जब सच्चाई बयां करता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, और जो लोग भी इस बात को सुनते हैं उनका हैरान परेशान होना तो स्वाभाविक है। सभी लोग यह बात सोचने लगते हैं कि कैसा युग आ गया कि आज अपने ही घर के परिजन अपने ही परिजन को नहीं समझ रहे हैं। तो होता यूं है कि विनोद कुमार यादव का जो पत्नी होती है जन वितरण विक्रेता, उससे जो है सरोज कुमार का प्रेम प्रसंग हो जाता है। कारण कि घर का मामला होता है, भाभी जो है उस पर मोहित हो जाती है और वह जो है भाभी पर मोहित हो जाता है, और दोनों का शारीरिक संबंध बनने लगता है। इस बात की कहीं ना कहीं से विनोद कुमार यादव को पता चल जाता है, और पता जब चलता है तो उन दोनों भाइयों में कुछ झंझट होता है। सरोज मुंबई में रहता है और वह मुंबई चला जाता है, और फिर तख्ती बढ़ती है और ये दोनों भाई में झंझट बढ़ता है। विनोद कुमार उसे धमकी देता है कि तुम्हें घर नहीं आना है, घर आएगा तो हम दोनों में से कोई एक ही बचेगा। अब यह धमकी देता है, सरोज यह सोचता है कि मैं मारपीट करूंगा, कहीं हमारे साथ ही कुछ हो जाए, इसलिए वह मुंबई से ही इस घटना को अंजाम देने का जुगाड़ बैठाता है और एक शूटर से बात करता है और 1.5 लाख रुपए में बात तय हो जाती है। 3 किस्तों में पैसा देने की बात होती है। अगिलका किस्त जो है 30,000 रुपया एडवांस कर दिया जाता है, और जब विनोद कुमार की हत्या हो जाती है तो फिर 40,000 रुपया का ट्रांजैक्शन होता है, और लास्ट किस्त जो है उसे देना बाकी रहता है जब तक पुलिस के हाथों ये सारी मामला आ जाती है। और पुलिस जो है अब उस विनोद कुमार के माध्यम से, उस सरोज कुमार के माध्यम से और फिर से कॉल उस अपराधियों को करवाते हैं, और वह अपराधी जो है तीसरा किस्त लेने के लिए सरोज के पास पहुंचते हैं।
कारण कि यह चीज तो पुलिस करा रही होती है, इसलिए जैसे ही अपराधी आते हैं पुलिस जो है उन पर टूटती है, उन्हें पकड़ने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें से एक अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं, लेकिन 2 अपराधी पकड़ा जाते हैं। 2 अपराधी जो पकड़ाते हैं उसमें एक अजय कुमार ठाकुर होते हैं जिनका उम्र जो है महज 22 वर्ष होता है, और एक सुशील मुखिया होते हैं जिनका उम्र महज 20 वर्ष होते हैं। 20 वर्ष और 22 वर्ष के ये नौजुवक पैसे की लालच में हत्या कर देता है, और इस हत्या को विनोद कुमार की हत्या को विनोद कुमार की पत्नी और भाई ही करवाता है। जब यह सारी चीजें पुलिस तहकीकात में खुल जाती है, पुलिस के सामने सरोज कुमार ये सारे बयानों को स्वीकार करते हैं, सारे बयान देते हैं, तो पुलिस स्वाभाविक रूप से हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस इन तीनों को, सरोज कुमार, अजय कुमार, सुशील मुखिया, इन तीनों को जेल भेज देती है, और आगे की कार्रवाई भी अभी जो बाकी है उसको भी किया जा रहा है। लेकिन अभी वर्तमान समय तक विनोद कुमार यादव के पत्नी को पुलिस नहीं पकड़ पाई है, और उस पर अभी तक इसे नहीं बढ़ा है। तो आखिर क्या होता है, वह पत्नी आखिर पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती है, उस पर कानून जो है क्या शिकंजा कसता है। एक और अपराधी जो अभी बचे हुए हैं, उस अपराधी के साथ पुलिस का अगला कार्रवाई क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। और मित्रों, यह वीडियो में किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। आप देख सकते हैं कि एक कोख से पैदा होने वाला व्यक्ति अपने ही भाई का दुश्मन बन जाता है, अपने ही खून का दुश्मन बन जाता है। और वह दुश्मन आखिर क्यों बनता है, तो मात्र वासना में, वह वासना में अपने खून का हत्या कर देता है। कहां दुनिया जा रहा है, कैसा संस्कार, कैसा चीज अब हमारे समाज को मिल रहा है, आप सोच सकते हैं। इसलिए ऐसी चीजों से बचे, सतर्कता अपनाएं। इसलिए मैं ऐसा वीडियो लाते रहता हूं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।